आज 14 है, 13 तारीख को रात को 12 बजे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए थे 3000 रुपये। ठीक है, 12:01 के ऊपर क्या हुआ, आपके अकाउंट के अंदर किसी ने 5000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो ये हो गए 8000 रुपये। तो जो भी आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन होगी ना, उसका हर मिनट एक एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, यानी उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को कॉपी कर कर उनके डेटाबेस में रख दिया जाएगा कि भाई पूरे 12 बजे इस बंदे के अकाउंट में 3000 रुपये थे, 12:01 के ऊपर किसी बंदे ने इसको 5000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो इसकी जो स्नैपशॉट थी, यानी मतलब इसकी जो स्टेट थी बैंक अकाउंट की, वो तब्दील हो गई है। ठीक है, तो स्टेट को आप समझे एक अदद स्नैपशॉट के तौर पर, जिस तरीके से हमारे पास पिक्चर होती है, ठीक है, आप उसको इस तरीके से ही समझ लें हाल फिलहाल के लिए। अच्छा, जनरली हमारे पास क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। जनरली रिएक्ट के अंदर ये काम नहीं होता, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम लोग JSX का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट और HTML का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वेबसाइट के ऊपर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को शो अप करवा सकें। तो हम लोग इन वेरिएबल्स की जगह स्पेशल फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, जिनको रिएक्ट की ज़बान में कहा जाता है हुक्स। क्या कहा जाता है? ज़रा ज़ोर से सब लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है? हुक्स। स्पेसिफिक हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हुक्स। रिएक्ट के अंदर हुक्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं। सबसे फेमस इनमें है यूज़ स्टेट, जिसकी मदद से हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, यूज़ अफेक्ट है, और इस तरीके से यूज़ रेफ है, यूज़ रिड्यूसर है, बहुत सारे हुक्स हैं जिनको मैंने डिटेल में इसी गाइड के अंदर आगे कवरअप किया हुआ है। खैर, इस तरीके से हमारे पास एक अदद हुक बनाया जाता है रिएक्ट के अंदर। मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर सिंपल एज डेट हमारे पास एक अदद वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक एरे बनाया है और उस एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ डिक्लेयर की हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल किया है, और यूज़ स्टेट के हुक के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास मैंने 0 लिख दिया है। अब इससे क्या मुराद है, इसको ज़रा हम बहुत ही आसान वर्ड्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा तो यकीनन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो 0 लिखा हुआ है ना, ये है आपकी स्टेट की स्टार्टिंग वैल्यू। ये क्या है? आपकी स्टेट की स्टार्टिंग वैल्यू है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 अलग अलग वेबसाइट हैं। एक मेरी वेबसाइट है जो स्टैटिक वेबसाइट है, जैसे कि मेरी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, ठीक है, और एक है ऑफिशियल फेसबुक वालों की वेबसाइट। अब फेसबुक वालों की वेबसाइट क्या है? वो डायनामिक वेबसाइट है, उसके अंदर डेटा क्या है? बार बार तब्दील होता रहता है। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टेट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या कर दूंगा? नल कर दूंगा, क्योंकि मैं उस डेटा को बार बार तब्दील करना चाहता हूँ। इसके बरक्स मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर, मेरी जो बजात ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है? स्टैटिक वेबसाइट है, यानी उसके अंदर डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता, मैं खुद चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0। अब आप इमेजिन करें कि आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब एक आपके पास समझे बटन है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0। उसके बाद हमारे पास होता है रिटर्न एरे। जो भी हमारे पास यूज स्टेट का हुक है वो हमें क्या रिटर्न करता है? हमेशा एक अदद एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक अदद एरे, और उस एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ होती हैं। उस एरे के अंदर क्या होती हैं? 2 वैल्यूज़ होती हैं। पहले नंबर के ऊपर जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल। आप लोग ये समझें कि आप एक वेरिएबल बना रहे हैं नेम नाम का, कॉन्स्ट नेम, और नेम के बाद आपने उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी अशारिद, ठीक है, या कर दी नईम, या कर दी अहमद रज़ा, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। या बरक्स इसके ये हो सकता है कि आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टेबल नाम का, और उस टेबल नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा? एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखूँगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जो कि होगी 1 2 3, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लाइक्स लिखा हुआ है ना, ये क्या है आपका? क्या है? स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो क्या है? फंक्शन टू अपडेट इट।
यानी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को तब्दील करूँ। मैं क्या चाहता हूँ, अपने स्टेट वेरिएबल की, मिसाल के तौर पर मेरा स्टेट वेरिएबल है जो कहता है कि भाई इसकी जो असाइंड वैल्यू है वो है 0, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को तब्दील करूँ, तो मेरे पास बेसिकली एक अदद फंक्शन है जो कि सेकंड वैल्यू होती है रिटर्न एरे की इन द यूज स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो वो इसको अपडेट करने में मदद देता है। अब इससे क्या मुराद है और ये किस तरीके से वर्क करता है, मैं एक अदद फंक्शन बना देता हूँ और ये बनाकर आपको दिखा देता हूँ, या बेहतर होगा कि सर नईम आपको बनाकर दिखा दें। जी सर, तो बेहतर रहेगा कि आप शायद इसी एग्जाम्पल को अगर लेकर चलें, क्योंकि हमने इसी को देखा है। जी सर, अपनी आईडी खोल लें और साथ साथ कोड करते रहें ताकि ये तमाम तर चीज़ें आपके जहन में बैठती रहें। सारा कोड रिमूव करना पड़ेगा, कर सकते हो? तुम तो ठीक है, आसान आसान है भैया, क्या ही करना है। सीखा नहीं कर रहा है, सीखते ऐसे नहीं करो, सीखते एक गिराओ, एक काम क्यों नहीं कर रहा ये? लाइट तो खोल लो, लोड शेडिंग चल रही है। अभी एंड कहाँ गया? अभी ये यहाँ पे यहाँ पे रखा। अरे की कंप्यूटर कीबोर्ड एंड आ गए, एंटर कर दो, कोड करो। क्या कोड कर रहे हो? स्कैन कोड क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा ना, स्पेस देके आएगा। स्पेस तो इंपोर्ट तो नहीं कराना पड़ेगा, वो इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा। इंस्टॉल नहीं कराना, इंपोर्ट करना है। अच्छा देखिए, तुम्हारा कीबोर्ड आप सब में से फेसबुक तो सबने यूज़ किया होगा। चलो आ गया। आप लोगों ने देखा है कि कभी भी आप किसी फेसबुक की किसी वेब अपना पोस्ट पर लाइक करते हैं तो उसके जो है ना लाइक्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, 1 हो जाता है, +1 हो जाता है। जब भी कोई लाइक करता है तो +1 हो जाता है। या फिर अगर आपने ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि दराज या फिर अमेज़ोन, तो जब आप उस पर शॉपिंग करने जाते हैं ना तो आप लोगों के पास ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा होता है। कभी देखा है? ऐड टू कार्ट पे आप लोग जब भी क्लिक करते हैं ना तो आपके जितने भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो +1 आ जाता है, दोबारा से क्लिक करते हैं तो +2 आ जाता है। अगर जितनी बार आप उस पर क्लिक करेंगे ना उतने ही आपके पास नंबर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती है ना तो यूज स्टेट उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूज स्टेट की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों हम लोग यूज स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग किसी और चीज़ को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं टाइप स्क्रिप्ट की तरफ। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते थे, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ काउंट = 0, इस वेरिएबल की क्या वैल्यू दोबारा से चेंज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे? काउंट = 1, इस तरह से करूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चले हम लोग करके देख लेते हैं। इसके अंदर अगर काउंट लिखूंगा तो वहाँ पर काउंट शो हो जाएगा। इसको पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ। पहले हम उसकी वैल्यू 0 देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 1 देखते हैं। 0 नज़र आ रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो अब क्या वैल्यू है? 1। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो जो कि अभी आप लोगों ने देखा, उस बटन पे मैं क्लिक करूँ, ये वैल्यू जो है ना फिर चेंज हो, ऐसे चेंज ना हो। पहले वो वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तब मेरी वैल्यू जो है ना +1 हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट हैंडलर का यूज़ करूँ। इवेंट हैंडलर पढ़ा नहीं? ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिंपल बटन बना देता हूँ और बटन के अंदर हम लोग एक ऑन क्लिक का इवेंट हैंडल यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर मुझे ऐसा क्या लिखना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है वो +1 हो जाए? फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके अंदर बनाऊँ या इधर कहीं बना लूँ? जहाँ दिल करे बना लूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा कंसाइज तरीका लगता है क्योंकि ये एरो फंक्शन भी कंसाइज हो जाता है, तो मैं इसलिए
एरो फंक्शन का यूज़ करता हूँ सिंपल। और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ, क्या मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊँ, लाजमी है? क्या मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊँ, लाजमी है? अगर मैं नहीं लगाऊँ तो एरर देगा जी, एरर देगा। चले मैं इसके अंदर पहले कर लेता हूँ, फिर आपको ये तरीका भी बता देता हूँ। काउंट 1। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी? चेक कर लेते हैं। अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है पहले मुझे ये बताएं। एरर क्यों दे रहा है? यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग जहाँ पर कोड कर रहे हैं वो एक सर्वर कंपोनेंट है, तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा कोड ही रिमूव कर दिया। यूज़ क्लाइंट। हमने यहाँ पर जैसे ही अपना इवेंट हैंडलर लगाया, इवेंट हैंडलर, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो इवेंट हैंडलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट्स पर यूज़ होते हैं, तो आप इसको सर्वर कंपोनेंट्स पर यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसी कंपोनेंट को वापस क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, अब मैं इस पर बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बटन के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ इंक्रीज। बटन की CSS गायब है, तो हम लोग इसको CSS दे देते हैं। CSS तो आप लोगों ने सीख ली ना, टेलमेंट CSS सबको आती है, ठीक हो गया। क्लास नेम और मैं इसको कर देता हूँ BG ब्लैक। क्या हुआ, BG ब्लैक हो गया। टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग बहुत हो गई है, इतनी काफ़ी है। अब हम इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, वो भी लाल। क्या हुआ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको भी साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अब सबको नज़र आ रहा है। अब क्या मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने जबकि यहाँ पर अपना काउंट इज इक्वल टू 1 लिखा है और मैं इसको अनकमेंट करूँ तो क्या इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 1 नहीं हुई। पता है क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो हमारा बटन है, ये जो हमारा वेरिएबल है, नॉर्मल तरीके से जो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, ये पेज को रीरेंडर नहीं करता। कि जब अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो समझे इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, लेकिन वो उसको रीरेंडर नहीं कर रहा, वो शो नहीं हो रही। तो हमें कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि पेज को रीरेंडर करे। जैसे सर अशारिफ ने अभी बताया कि यूज स्टेट हमारे पास एक ऐसा हुक होता है जो कि पेज को रीरेंडर करता है, ऐसा ही है। यूज स्टेट क्या होता है? सबसे पहले जब भी हम लोगों को कोई ऐसी वैल्यू का इस्तेमाल करना हो जो कि हमने चेंज करनी हो वक्त के साथ, मैं चाहता हूँ बटन के साथ वो +1 हो जाए या उसका नेम चेंज हो जाए या फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो हम इन नॉर्मल वेरिएबल से नहीं करते, हमें रिएक्ट स्पेशल वेरिएबल्स देता है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल बनाकर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसका स्टेट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को याद हो तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने प्रोमिसेस पढ़े थे, तो प्रोमिसेस के स्टेट्स होते हैं ना, कुछ 3 स्टेट्स आप लोगों ने पढ़े थे, मतलब उसकी 3 हालतें होती हैं। कभी वो जो है ना प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाता है, कभी रिजेक्टेड हो जाता है, तो ये भी वही स्टेट है। इसकी वैल्यू अगर मैं प्लस करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है ना अपना चेंज हो जाएगी। एक स्टेट है बटन जल अपना लाइट है, लाइट चल रही है, या फिर ये माइक है, माइक चल रहा है। अगर मैं बटन दबाता हूँ माइक बंद हो जाता है, मतलब इसकी स्टेट चेंज हो गई। अगर मैं बटन ऑन करता हूँ वापस से ये माइक ओपन हो जाता है, इसका मतलब क्या है अपना, इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेट फिर से वापस ऑन हो गई है। तो हमें भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि वक्त के साथ या फिर जो है ना यूज़र इंटरेक्ट करे, बटन पे क्लिक करे तो उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? यूज़ स्टेट का। किसका यूज़ करते हैं? यूज़ स्टेट का। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि भाई कोई भी इस बटन पे क्लिक करे तो +1 हो जाए, ठीक है, या फिर दोबारा क्लिक करे तो +2 हो जाए, अगर तीसरी बार क्लिक करे तो +3 हो जाए। इसका मतलब ये कि जब भी कोई यूज़र बटन पर क्लिक करे उतने ही नंबर्स उस पर इंक्रीमेंट होती जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं,
हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। यूज स्टेट को जब भी हमने देखा था कि रिएक्ट के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जब भी हम उनको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूज स्टेट तो ये मेरे पास नहीं आएगा, नहीं आ रहा, आ जाएगा। हम लोग मैन्युअली इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट तरीके से कोड को लिख सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके को फॉलो क्यों करें, हम लोग क्यों अपने कोड को जो है ना अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को कॉम्प्लेक्स बनाएं ताकि हमें मुश्किलात हो, हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं जो कि रिएक्ट स्निपेट्स, ये इंस्टॉल की सिंपल रिएक्ट स्निपेट, ये इंस्टॉल है ये तो। गलत स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है। नीचे आ गई, फर्स्ट वाली आ गई ना, पहले इंस्टॉल नहीं की थी या तो मुझे याद की थी ना, दोबारा इंस्टॉल करना है सर। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स। ठीक है, स्निपेट्स का मतलब ये है कि आपको वो सजेशन देगा, इसका कोई मुझे इसका मीनिंग प्रॉपर याद नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अनसेट लिखा हुआ। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूज स्टेट, अच्छा वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हो गया, ऊपर आ तो रहा है, सबसे हाथ हम इसको बंद करेंगे। मैंने यूज़ किया हुआ है रिएक्ट। यूज स्टेट एरर क्यों दे रहा है, यूज स्टेट यूज़ किया ना, चलो बताओ एरर क्यों दे रहा है, कौन सा एरर आ रहा है यूज स्टेट का। अच्छा, ये जैसे ही आप लोग इस पर यूज स्टेट लिख करके अपना इंटर करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर किया हुआ है, एक मिनट में पहले इसको हटा देता हूँ। नोट नहीं किया हुआ था इसलिए शायद। तो मैं अगर यहाँ पर यूज स्टेट करूँ, काफ़ी है, और करता है अब और इतना काफ़ी है, ठीक है। अब जब हम यूज स्टेट यहाँ पर लिखते हैं तो ये हमारे पास रिएक्ट से लिखकर आता है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, ये इंपोर्ट हो जाता है। इंपोर्ट हो चुका है हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या करना था, उसको इंपोर्ट करना था। फिर मैं आपको इसका जो है ना सिंटैक्स बताता हूँ किस तरह से होता है। अब फ़र्ज़ करें जो हमें जो है ना एक वेरिएबल बनाना है, जो रहा है नहीं, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, कॉस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब मैंने काउंट लिखना है तो मैं यहाँ पर काउंट दे सकता हूँ। तो जैसे ही इस पर काउंट करूँगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट काउंट हो जाएगा। लेकिन पहले मैं लिखकर आपको बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि ये आपको किस चीज़ की याद दिलाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा कॉस्ट। अब कॉस्ट लिखने के बाद ये आपसे एक एरे मांगता है, ठीक है, एक एरे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वेरिएबल का नाम क्या हो। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले काउंट का वेरिएबल बनाया था, तो अगर हमें इसको काउंट के नाम से बनाना हो तो सबसे पहले हम वो वेरिएबल लिखेंगे, काउंट। क्या है, काउंट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट लाइक्स, मतलब वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेट काउंट, कॉमा बीच में देना। चले सरशारित कहते हैं, आप इसको लाइक्स का बना लें। तो हम क्या करते हैं, इसको लाइक्स लिखते हैं और सामने वाला जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग लिख लेते हैं सेट लाइक्स।
ठीक है, एल कैपिटल। ऐसे भी लिखेंगे चल जाएगा, कोशिश करिएगा आप भी। उसके बाद हमें यहाँ लिखना होता है यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट लिखने के बाद उसके अंदर हमें इसकी वैल्यू देनी होती है, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। खैर इसको मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि हमने अभी जैसे यूज़ स्टेट किया, ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट किया, तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, डी स्ट्रक्चर में पढ़ी है, किस किस ने पढ़ी है, 8-10 हाथ ही खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़ स्टेट फंक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, उससे डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं लाइक्स को और सेट लाइक्स को। लाइक्स क्या है, एक अदद वेरिएबल है जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू को होल्ड करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई अपना वेरिएबल बनाते हैं, थोड़ी देर पहले अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया था जैसे कि लेट काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा वो वैल्यू, जैसे काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पर ये जो 0 वैल्यू है वो लाइक्स की 0 वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, लाइक्स की। अब अगर मुझे इस वेरिएबल को जो कि मैंने लेट करके बनाया है कहीं पर भी यूज़ करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, console.log के अंदर लिख दूंगा जैसे कि काउंट, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से जो कि ये हमारा यूज स्टेट है, इसकी वैल्यू है 0। अगर हमें इसको कहीं पर भी यूज़ करना हो, इसकी वैल्यू देखने के लिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाइक्स। क्या लिखना पड़ेगा, लाइक्स, क्योंकि वो वेरिएबल का नाम है। इस तरह से जहाँ पर मैं लाइक्स लिखूंगा वहाँ पर इसकी वैल्यू जो भी यहाँ पर इसके अंदर होगी इनिशियल वैल्यू, वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हमें ये देता है सेट लाइक्स। सेट लाइक्स वो हमें दे रहा है, वो एक फंक्शन है। क्या है, आवाज़ नहीं आ रही, फंक्शन है। सेट लाइक्स क्या है, फंक्शन है। तो अब हमने जहाँ पर भी लाइक्स लिखेंगे वहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी, और जहाँ पर हम सेट लाइक्स लिखेंगे वहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें, जो वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। किस तरह से, अभी मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर काउंट लिखा हुआ था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइक्स कर देता हूँ, वाइट कर दूँ, चले वाइट कर देता हूँ आपके लिए। नहीं, वाइट नहीं करें, वाइट नहीं करें, आंखों को चुभता है सर। आप लोग अब थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ब्लैक से ही सही है, वाइट होती है तो थोड़ा सा आंखों में चुभने लग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देता हूँ अपने इवेंट हैंडलर को। ठीक है, जिसको वाइट चाहिए, नज़र नहीं आ रहा होगा ना, दूर बैठी हुई है ना, दूर बैठी हुई है तो क्या होगा, ब्लैक तो ब्लैक स्क्रीन है ना, देखने तो वो है, जूम भी नहीं है ना ज़्यादा, इतना जूम तो है, आगे नहीं आ रहा, तंग कर रहा है, किसी में नज़र नहीं आ रहा ना, साइड पर है, नहीं किया हुआ, अच्छा। एक कोड में एक चीज़ आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आपने इस यूज स्टेट की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आपने क्या करना है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, लेकिन जब आपने वैल्यू उसकी चेंज करनी हो तो क्या लिखना है, सेट लाइक्स लिखना है। मतलब उसका जो भी नाम होगा उसके सामने सेट लिखना लाजमी है। पहले हमारे पास क्या होता था, हम वेरिएबल बनाते थे लेट काउंट इज इक्वल टू 0। जब हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी होती थी हम क्या करते थे, काउंट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी हमने देनी होती थी हम वो करते थे, वैल्यू चेंज हो जाती थी। लेकिन रिएक्ट के अंदर ये प्रोसीजर नहीं है। रिएक्ट के अंदर वो हमें एक स्पेशल वेरिएबल देता है, जो कि एक हमें वेरिएबल देता है अपना वेरिएबल का नाम, दूसरा हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इसके अंदर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू आती है, जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं ना, वो वैल्यू यहाँ पर आती है। लेकिन जब हमने उस वैल्यू को चेंज करना हो तो हमें सेट लाइक्स इज इक्वल टू 2 नहीं करना, हमने यहाँ पर अपना सेट लाइक्स करना है, उसकी पैरेंथेसिस ओपन करनी है और उसकी वैल्यू चेंज करनी है। किस तरह से मैं भी करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ये चल जाए। इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 0 दी हुई है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू 0 है। मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। फिलहाल के लिए मैं एक इनिशियल वैल्यू अपनी तरफ से डाल के आपको दिखाऊंगा। खैर, अब हमने इसकी वैल्यू वापस 0 कर दी। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी बटन वाली बात पर कि जब हम बटन को क्लिक करें तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, वापस अपना वही बटन बनाते हैं।
और बटन पर हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले उसका नाम लिखते हैं, उसकी थोड़ी सी CSS दे दें वापस, क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया था। इसका मैं लिख लेता हूँ इंक्रीज। बटन आ रहा है, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। जब भी अपने को इधर फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी हो इवेंट पर, तो या तो हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग या फिर हम अपना रिटर्न से पहले कोई फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक एरो फंक्शन लगा देता हूँ। तो अब हमने क्या देखा कि जहाँ पर हमें इस लाइक्स की वैल्यू चाहिए, वहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक्स लिख देंगे। अब जब हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, सेट लाइक्स करेंगे। तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूँगा कि सेट लाइक्स लिखूँगा, पहले ही मुझे वो सजेस्ट कर रहा है। और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस ओपन करूँगा। तो पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद मैं ये नहीं लिखूँगा कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। अगर लिख दूँ तो 1 हो गई, लेकिन आगे कुछ भी नहीं होगा। 1 हो गई, लिखना हो गई। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 करूँ तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और बार बार क्लिक करने पर इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ एक बार चेंज हो जाएगी। मैं इसमें CSS लगा देता हूँ ताकि बटन हमें अच्छा नज़र आए। क्लास नेम, और हम लोग इसका बन गया मेरी इसका बीच ब्लैक कर देते हैं हम। इसका टेक्स्ट हम इसका कर देते हैं वाइट, और इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं। और 2 के बाद हम इसको राउंडेड कर देते हैं, वो भी लार्ज। जी नहीं, सेट लाइक्स नहीं करेंगे। जब भी हमने इवेंट पर कोई अपना परफॉर्म करवाना ना कोई एक्शन, तो उसके अंदर हमें फंक्शन बनाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पर कोई भी वेबसाइट बनाई होगी तो आपको पता होगा कि बटन पर हमारे पास क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। या तो फिर हम क्या करेंगे, यही सेम फंक्शन यहाँ पर बनाएं, उसके अंदर अपना यूज क्लाइंट लिख दें, अपना सॉरी यूज लाइक्स लिखें और उसकी वैल्यू चेंज करें। और जस्ट यहाँ पर हम क्या करें, इस बटन पर उसकी अपना फंक्शन को कॉल करें, कोई फंक्शन ना बनाए। या तो हम क्या करें, पूरा फंक्शन इसी बटन के अंदर ही बना लेते हैं। और पूरा का पूरा फंक्शन बनाने का मेथड तो हमें जावास्क्रिप्ट देती है। कौन सा, एरो फंक्शन, जो कि कंसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दिया है। खैर, अब हमने इसकी वैल्यू सेट 2 की है, तो बटन पर क्लिक करने पर इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही। हमारा क्या काम करना था, हमने करना ये था कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाए। हर बार जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब उसकी वैल्यू के अंदर +1 होता जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाइक्स। लाइक्स की वैल्यू पहली क्या है, जो भी वैल्यू है हम उसके अंदर क्या करेंगे, +1। ठीक है, +1 करने से क्या होगा कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे 2 हो जाएगी। अगर एक बार और क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू 3 हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ काउंट, ताकि ये सही दिखे। 3, 4, 5, 6। तब आप जितनी बार यहाँ पर लिखेंगे, इन बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक बार फिर से हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बटन को हटा देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि ध्यान हट जाता है इंसान का। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि हमने अभी बनाया है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये खाली है। अब हमने क्या करना था, हमने ये करना था ऐड टू कार्ट वाला बटन या फिर लाइक्स वाला बटन बनाना है, ताकि हम बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है ना +1 इंक्रीज हो जाए। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई 1। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लिखूँगा तो मुझे 1 शो होगा, लेकिन हमने तो ऐसे लिखना ही नहीं है, हमने डायनामिक तरीके से लिखना है, हमने तो जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखना है। तो हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे कि यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। मैंने लिखा यहाँ पर यूज स्टेट, तो यहाँ पर क्या हो गया,
इंपोर्ट हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? कहाँ तो ले कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ यूज अपना यूज स्टेट जो भी हम चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसका नाम लिखा हुआ होता है, कभी कभार कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट डिपोर्ट जब भी हो रहा होता है तो यहाँ से इस तरह से वो इंपोर्ट नहीं होता, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट नहीं होता। जब भी वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है, सिर्फ एक्सपोर्ट, तो क्या होता है यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट होता है। अब ये क्या हुआ, यूज स्टेट हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो भी वेरिएबल हमने बनाना है, XYZ कुछ भी। जब आप लोगों ने अपना टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब आप लोगों को बताया गया था कि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। आप अपना नाम दे सकते हैं, मेरा नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल ये लिख रहा हूँ कि लाइक्स, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक फंक्शन भी मिलता है, तो फंक्शन का नाम हम क्या रखते हैं, जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसके साथ हमने सेट लिखना है और यहाँ पर लिखना है सेट लाइक्स, इस तरह से। उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर हमने यूज स्टेट फंक्शन को कॉल करना है। क्या करना है, यूज स्टेट फंक्शन को कॉल करने के बाद उसको उसकी इनिशियल वैल्यू देनी है 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ रखी होगी ना तो आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यूज स्टेट के फंक्शन से हमें लाइक्स और गेट अपना सेट लाइक्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्चरिंग किस किस ने नहीं पढ़ी ऑनेस्टली? डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ी, सच में नहीं पढ़ी। आपने बोला हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में ही नहीं पढ़ा। खैर, डिस्ट्रक्चरिंग को आप बहुत ही आसान वर्ड्स के अंदर ये समझें कि जिस तरीके से आपके पास आप NPM के पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं ना, यानी एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई NPM का पैकेज है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप उस NPM के पैकेज के अंदर कोई वेरिएबल्स पड़ा हुआ है, कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, कोई एरे पड़ा हुआ है, वो वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग से मुराद है कि आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन से, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से किसी भी किस्म की वैल्यू को निकालें, आइदर वो एक वेरिएबल हो या फंक्शन हो या एरे हो या कुछ भी हो। सो डिस्ट्रक्चरिंग इसको कहते हैं। एक मरतबा ये ज़रा सर आपको समझा भी देंगे कि इससे क्या मुराद है। अच्छा देखें, डिस्ट्रक्चरिंग पता है क्या होती है? उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी एक चीज़ समझा देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो या एरे हो, एरे और ऑब्जेक्ट दोनों को आप कंसीडर कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर एरे हो तो हमें उसकी वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करते हैं? ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगी हमारे पास? किस तरह से होगी? ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, फिर हमें डॉट लिखना पड़ता है जो भी उसके अंदर वैल्यूज है, नेम का एक वेरिएबल बना हुआ हो या फिर हमारे पास एज का, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ता है, हमें उसकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास आ रही होती है वो खुद ही सजेस्ट भी कर लेता है और हम उसको अगर लिखें तब जाकर हमारे पास ऑब्जेक्ट का ये नेम हमारे पास प्रिंट होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको करते हैं डिस्ट्रक्चर। डिस्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं? हम चाहते हैं कि हमें बार बार ये जो ऑब्जेक्ट डॉट नेम नहीं लिखना पड़े, ऑब्जेक्ट डॉट एज नहीं लिखना पड़े। लास्ट टाइम आप लोगों को जब मैंने प्रॉप्स पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को डिस्ट्रक्चर का थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यहाँ पर लेते हैं दूसरे पेज में तो हम उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, तब हमें पूरा नेम नहीं लिखना पड़ता। पढ़ाया था, शायद पढ़ाया हो, मुझे अभी इतना कंफर्म याद नहीं है, आप लोगों को याद होगा। खैर नहीं है याद तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से करते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिखा लेट या फिर कॉस्ट लिख लेता हूँ, कॉस्ट लिखा और फिर हमने इससे क्या अपना एक्सट्रैक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं नेम और एज की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूँ ताकि मुझे बार बार ऑब्जेक्ट डॉट नेम नहीं लिखना पड़े। मैं सिर्फ नेम लिखूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाए, एज लिखूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अदद अपना मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूँगा। अगर मेरे पास एरे होगा तो मैं क्या करूँगा कि एरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा। मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई उसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए नेम, ठीक है,
और मुझे उससे चाहिए एज। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा और जो भी उसका नाम होगा ऑब्जेक्ट का मैं वो यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ये जो एरर दे रहा है इसका नेम नहीं, एरर ही डिक्लेयर। ठीक है, नेम जो है ना हमारे पास आप लोगों को पता है कीज हम लोग उसका वेरिएबल से नेम नहीं बना सकते, वो रिडिक्लेयर होता है, एरर देता है हमें बार बार। खैर मुझे यहाँ पर क्या करना है, उससे नेम निकालना था और उससे एज निकालनी थी ताकि मुझे बार बार ऑब्जेक्ट डॉट नेम नहीं करना पड़े। तो अब अगर मैंने क्या किया है, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा, मतलब एक अलग किस्म का मैंने वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक अपना वेरिएबल का नाम दे दिया कि भाई जो भी हमारे पास एक अपना नेम है वो निकल के आ जाए और एज निकल के आ जाए। इज इक्वल टू किससे निकल गया है, हमारे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब अगर हमें इसको प्रिंट करना हो ना इस वैल्यू को, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा नेम वन, जस्ट नेम वन अगर लिखूंगा तो मुझे ये कोई एरर नहीं देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर एज प्रिंट करनी हो तो सिंपल मैं भी उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करके उसके अंदर एज लिखूंगा, बल्कि ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑब्जेक्ट डॉट एज, इस तरह से नहीं लिखूंगा। अब ये मैंने आपको दोबारा क्यों पढ़ाया है, ताकि डिस्ट्रक्चरिंग का यूज बहुत होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। हो सकता है आप लोग जाकर यूट्यूब से पढ़ें, नहीं पढ़ें, पुरानी चीज़ों को रिपीट करें, नहीं करें, फिर आप लोगों की चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं। तो अब मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो या कोई एरे हो, ठीक है, उससे हम जब उसको प्रिंट करते हैं ना, तो फ़र्ज़ करें मुझे नेम वन को प्रिंट करना है और अगर ये एरे होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, ऑब्जेक्ट का नाम लिखता, फिर उसका इंडेक्स नंबर बताता, तब जाकर वो कंसोल में मेरे पास प्रिंट होता। लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, फिर मुझे डॉट लिखना पड़ेगा, फिर उस की का नाम देना पड़ेगा, तब जाकर मेरे पास वो प्रिंट होता है। लेकिन हमने क्या, हमें जो है ना टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट डी स्ट्रक्चर का मेथड देती है। तो डी स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट से या फिर उस एरे से उन वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार उसका नेम लिखना ना पड़े। किस तरह से हमने क्या किया भाई, इसके अंदर दो वैल्यू थी, मैंने कॉस्ट लिखा और उसके बाद नेम वन लिखकर उसकी एक वैल्यू को निकाल लिया, एज लिखा, मैंने कहा भाई इस दोनों वैल्यूज़ को निकाल दो, इज इक्वल टू किससे निकाल दो, ऑब्जेक्ट से। मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा मैं वो यहाँ पर लिखूंगा और वो क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ को आपस में एक्सट्रैक्ट करके अपने पास स्टोर कर देगा इन वैल्यूज़ के अंदर। फिर मैं नेम वन को प्रिंट करूँगा तो जो भी ये मेरी वैल्यू है नेम की वो आएगी, एज को प्रिंट करूँगा तो 23 आएगा, मुझे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हटा के अगर मैं यहाँ पर अपना कोड वापस से अपना अनकमेंट करूँ तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। हमारे पास कॉस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक एरे है। थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, एरे की भी बात की थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एरे है, उसकी उसने एक वैल्यू जो भी हमने दी है वो जाकर वहाँ पर स्टोर हो गई है, तो उसने उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। और सेट लाइन्स का जो उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है तो उसने एक फंक्शन को निकाल दिया है। कहाँ से निकाल दिया है, यूज स्टेट से। कहाँ से निकाला है, यूज स्टेट से। क्यों, क्योंकि यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके सामने हमने पैरेंथेसिस लगाई है। ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो है ना एक फंक्शन नहीं था, तो इसलिए हमने सिंपल उसका नाम लिखा था। यहाँ तक क्लियर है, डिस्ट्रक्चरिंग क्लियर हो गई। घर जाकर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखिएगा, क्योंकि आगे जाकर बहुत यूज़ होगा डिस्ट्रक्चरिंग का। नहीं सीखोगे आप लोग तो आप लोगों के पास एरर्स ही एरर्स होंगे। प्रॉप्स में हमने इसको पढ़ा था कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए थे तो हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली हो गई थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। खैर, अब हमारे पास जो है ना यूज स्टेट का एक अदद वेरिएबल बन चुका है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, उसका लाइक्स। अगर मैं जैसे ही लाइक्स लिखूँगा तो जो भी इसकी वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। मैंने इसको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी हमें ब्राउज़र पे शो होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपना एक बटन बनाएंगे। बटन पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाते हैं और ऑन क्लिक के अंदर हम लोग चाहें ना यहाँ पर भी फंक्शन बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने इवेंट हैंडलर पढ़ा था ना सर, पढ़ा था, ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी अपना फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से बनाने के बजाय यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि एरो फंक्शन हमारा छोटा सा होता है, कंसाइज हो जाता है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका नाम सेट लाइक्स। ठीक है, पहले हमारे पास अगर उसकी वैल्यू हमने निकालनी होगी, जो भी इसकी वैल्यू है हमें वो चाहिए तो हम लाइक्स लिखेंगे, लेकिन अगर हमने इस जीरो की वैल्यू को चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट लाइक्स। बोल सकते हैं वैसे। सेट लाइक्स लिखा और हमने पैरेंथेसिस ओपन किए, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये एक फंक्शन होता है। अगर आपको नहीं है पता तो ये देखें, ये एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स ले रहा होता है ना, तो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ भाई काउंट, जो भी इसकी वैल्यू है अभी लाइक्स इसकी जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी और उसके अंदर क्या होता जाए, +1 होता जाए। क्या होता जाए, +1 होता जाए। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ लाइक्स की वैल्यू के अंदर +1 होता जाए। तो अगर मैं इसको देखूँ, लाइन कंपोनेंट है ये। लाइन बटन नहीं है। लाइक्स अंदर चला गया तो हम इसको बटन मैं बीच में लाना चाहता हूँ, कहाँ नहीं लाना। बटन हमारा यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि बटन को हमने अभी तक कोई नाम नहीं दिया, लेकिन हमारे पास जो है लाइक्स की वैल्यू दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बटन का नाम देता हूँ इंक्रीज का, तो हमारे पास एक बटन आ जाता है। बटन को मैं दोबारा से स्टाइल कर लेता हूँ। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से स्टाइल करते हैं, तो बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इसको बीच में कितना हूँ, ये देखो, ये मैंने एक बटन बनाया है, देखो इंक्रीज का, ठीक है, दूसरा बना दिया डिक्रीज। यार उसका मेरे ख्याल सेंटर कमांड है, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीज का बटन आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इंक्रीज 1 हो जाता है। दोबारा से क्लिक करता हूँ तो इंक्रीज 2 हो जाता है। जितनी बार मैं इस पर क्लिक करूँगा उतनी बार ये इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ रही है बात? अब भरपूर आ रहा है। ठीक है, चलो बन गया, इतना है लो। दोनों को लिंक कर दिया, दोनों को होगा। तुम काम अलग ही तरीके से कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट है। अभी आप लोगों को मैं 5 मिनट दूंगा ताकि आप लोग इसको कोड को अपने पास इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर ये जो भी आपका बटन है ना, आप इसको कॉपी करके अगर नीचे करें और उसके बाद इस +1 को जस्ट -1 करें तो हमेशा क्या होगा, आपके बटन के साथ एक और बटन आ जाएगा। मेरे फाइल पे है ना। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता जाएगा, वो डिक्रीमेंट भी करेगा। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये इंक्रीज़ होगा, इसको डिक्रीज़ होगा, और इसका नाम मैं कर देता हूँ डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज, +1 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है -1। ठीक है, 5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। आप लोग जो है ना इसको अपने पास कोड में इम्प्लीमेंट कर दें और अपने साथ वाले को भी समझाएं। कोड ओपन कर देता हूँ मैं। हो गया सर, हो गया। हमने तो पहले ही इंक्रीमेंट का बताया। हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम। माइनस कर देंगे तभी कॉपी पेस्ट करके दूसरा बटन बन जाएगा। यार इसको बीच में लाना है, वो बीच में लाएंगे क्या? बीच में लाने के लिए पहले मेरे ख्याल में इसकी CSS तो लेन की हुई ना कहीं। CSS में ही तो चेंजेस आएगी। नहीं, पहले से CSS जो होती पेज की लेआउट की। ओ ग्लोबल वाली को तो मैंने अनकमेंट कर दिया, वो कमेंट कर दिया। कहाँ है? चलो ठीक है, उसको फिर तुम्हें आती है ना, फिर इसको बीच में ला के दिखाओ। मैं मेरे को इतनी खास कहाँ आती है। चलो देखते, ChatGPT से पूछ लेते हैं।
सेंटर टैग यूज़ करके देख लो। अबे सेंटर टैग खुद अकेला थोड़ी आता है, अलाइन होता है ना, अलाइन आइटम सेंटर होता है ना, ऐसे सेंटर कुछ। टैग की तरह भी यूज़ करके तो हाल फिलहाल कर लो ताकि काम चल जाए। बाद ही ये सब बाद में अप्लाई कर लेना। अबे जीपीटी से पूछ रहे हैं। अच्छा यार ये जल्दी से बना लें, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारे भाई जल्दी जल्दी इस कोड को कर लें, और अगर ये आपने कर लिया है तो इसके साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर लें, लाइक प्लस कर लिया तो फिर माइनस कर लें, माइनस कर लिया